हाँ जी, देखिए बच्चे ये डायग्राम स्टेप अप का डायग्राम है जी, कोई बोलेगा नहीं। ऐसे ही हम स्टेप डाउन का भी बना सकते हैं बेटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा हो और सेकेंडरी में कम हो, ये होता है स्टेप डाउन। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to up or down the voltage। used to इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है जी, एक ऐसा डिवाइस जो यूज करते हैं पोटेंशियल बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए बेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये बेसिकली एक कन्वर्टर है। ठीक है जी, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, छोटी सी इनपुट दी है, छोटी सी इनपुट दी है, छोटी सी इनपुट दी है बेटा, और बड़ी आउटपुट बाहर निकली है। तो भी ध्यान दीजिएगा, आगे देखो ये बहुत नुकीला है। सर ये आपको मिला कहाँ से? ठीक है, ये तो छुपा दिया था सर। देखिए ये छोटा इनपुट है और देखिए बड़ा इनपुट आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको बड़ा इनपुट बेटे? तो ये स्टेप अप है। क्यों? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है बेटे। इसको N1 N2 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? NP NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको टर्न्स तो मैंने ट्रांसफार्मर कर खोल के दिखाया था, कितनी ज्यादा टर्न्स होती हैं। क्लियर है सबको ये बात? पक्का या न्यूमेरिकल आएगा या खुद आर्टिकल पेपर में आएगा? 100% श्योर है। ठीक है, आगे चल रहे हैं जी। ट्रांसफार्मर, तुम इतना तो लेट चलते हो, पहले तुम बैग उठा के यहाँ रख रहे थे, 10 मिनट में क्लास में हुए आए हैं, डंडे पड़ने वाली बात है। सर कल नोट्स पढ़ेंगे ना, एक वो नहीं समझ आया बताओ। क्लास के बाद प्लीज, कोई टॉपिक चल रहा है इसलिए। हाँ जी, समझ में आया जी? वोल्टेज अप कर सकता है, वोल्टेज डाउन कर सकता है। दोनों का डायग्राम, एक का देखो कितना सुंदर डायग्राम दिख रहा है, एक का मैंने वैसे रफ बना दिया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल क्या है जिसका? प्रिंसिपल है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन MI या फैराडे लॉज, बेसिकली है तो वही फैराडेज लॉज, सब जानते हैं। बेस्ड ऑन MI समझ गए? मतलब कि अगर आप प्राइमरी में फ्लक्स चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन है ना, फैराडेज लॉ भी तो इन्वॉल्व होता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है ना बेटा, MI समझ रहे हैं आप? आगे है जी, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन मॉर्निंग में बेटा किया था इसका। देखिए यहाँ मैं इसको कॉपी करूंगा क्योंकि मुझे टाइम बहुत लग जाएगा बेटा बनाने में। देखो कुछ नहीं है जी, एक ये जो काली लाइनें हैं ये क्या है? ये मैंने कोशिश किया है जैसे वो मेटल लोहे के पीस दिखाने की। ठीक है ना, पतले पतले लोहे के पीसेस से ये जुड़ के बना हुआ था। ओके, और ये क्या है जी? प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। देखो फिजिकली जो मैंने खोल के दिखाया था वैसे तो बन ही नहीं सकता इसके अंदर। ये प्राइमरी कॉइल पड़ी है, उसके पास में क्या है? ये सेकेंडरी कॉइल पड़ी है। ठीक है, ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन है जी। ये सारा स्ट्रक्चर, ये तो छोटा सा ट्रांसफार्मर था 5 वोल्ट वाला, मेरे गली में लास्ट में रखा है बड़ा ट्रांसफार्मर। ये सारा स्ट्रक्चर है, हम ऑयल में रखते हैं बेटे।
कॉर्नर पे अभी दिखा नहीं आपने, बड़ी सी बिल्डिंग बनी, कॉर्नर पे ट्रांसफार्मर है, कभी ट्रांसफार्मर नहीं देखा? देखा है ना, देखा है। अभी जाते देख लेना, स्ट्रीट के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ 2 खंभों के ऊपर ऐसे बड़ा था, वही ट्रांसफार्मर है। तो क्योंकि आप करंट से डील कर रहे हैं, हाई वोल्टेज से डील कर रहे हैं, तो हीट पैदा होगी। अब वो तेल क्या करता है, वो ऑयल इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ऑयल जल्दी बॉयल नहीं करता, गर्म होता रहता है, तो बड़े से टैंक में पड़ा रहता है, और वो हीट को कहाँ करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से ये कॉइल है बर्न आउट नहीं होती, हीट को ये टैकल करती रहती है। ये सारा स्ट्रक्चर ऑयल में पड़ा होता है, इसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, इसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। कॉस्टली रहता है, कई बार चोर इसको चोरी कर लेते हैं, तब ट्रांसफार्मर जल जाता है। लोकल शहर में तो नहीं करता, बाहर जो आउटर में मोटर वगैरह लगी होती हैं, वहां पर एक्सपर्ट लोग इसका तेल निकाल लेते हैं। तो तेल को चोरी करते हैं और ट्रांसफार्मर महंगा बिकता है बेटे, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, तो वो तो उससे भी तेल भी काफी होगा ना, 20-50 लीटर, तो मुझे पता नहीं, काफी तेल होता है और कॉस्टली ऑयल है, समझ गए? एक्सपर्ट लोग बोला है मैंने, किसी बिजली बोर्ड की मदद से, वो आप खुद ही इम्प्लाई करते हैं, ऐसा हम लोग थोड़ा करने जाएंगे। हाँ जी, ऐसा तो नहीं होता बेटा। अब आग लग जाए या वो तो आग लग जाए या अलग से फटता फटता तो नहीं है, पहले ऐसे तो जगह जगह फट जाएंगे, फटता नहीं है, पर स्पार्किंग की वजह से और रीजन, ठीक है जी। वो ऐसे बर्न आउट करके जाता ना कभी कभी, जो स्पार्क ऑयल कब से जल अरे ज्यादा साइंस नहीं लगानी, अब आगे चलते हैं। देखो जी, सिंपल है, इनपुट जहां भाई आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, लेक्चर ऐसे फालतू में जा रहा है, जितना स्लो फोकस करोगे उतना स्लो सिलेबस चलेगा। इनपुट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है बेटा, कई बार स्मॉल एन, सिंपल चाहे स्मॉल यूज करो चाहे कैपिटल यूज करो, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो एनपी क्या है, टोटल टर्न्स इन प्राइमरी। एनएस क्या होता है, टोटल टर्न्स इन सेकेंडरी। व्हाट इज ईपी, ईएमएफ in primary. What is ES, EMF in secondary। देखो हम आउटपुट RL, RL क्या होता है सब जानते हैं, लोड। क्या होता है जी, लोड रेजिस्टेंस। ओके बेटा, तो इनपुट वोल्टेज हम आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें इनपुट और आउटपुट पावर बराबर है, फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा, इसीलिए हम इसमें आयरन रखते हैं कि जो फ्लक्स है वो हवा में बिल्कुल भी ना जाए। हम लीकेज मिनिमाइज कर सकते हैं पर ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है जी, समझ आया? लीकेज मिनिमाइज कर सकते हैं पर ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ जी, घर पे छुट्टी मारो, क्वेश्चन मत करो, ठीक है जी। तो अगला क्या है जी, वोल्टेज कितना होगा। कल मैंने आपको दिखाया नहीं था, बीच में लोहे के हम डालते नहीं है फ्रेम के अंदर, तो लोहा क्यों डालते हैं बीच में, ताकि फ्लक्स क्या रहे, फ्लक्स ट्रांसफार्मर के अंदर रहे, बाहर ना। कल तो तुम्हें सारा खोल के दिखाया बेटा ट्रांसफार्मर। लोहा क्यों डाला जाता है, लोहा फील्ड को लाइक करता है, सिंपल सा लॉजिक है। फील्ड हवा में जाना पसंद नहीं करता, लोहे के अंदर जाना पसंद करता है, इसीलिए बीच में भी लोहा था, आपने देखा था ऐसे ही ई शेप। ई शेप क्यों बनाए थे हमने, ताकि सेंटर में भी हमने आयरन डाला हुआ है, फ्लक्स पूरा है वो सेंटर में रहे। तो हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं जी, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसमें इनपुट पावर
इक्वल्स टू आउटपुट पावर। तो पहली इक्वेशन तो यही बन जाएगी बेटा, याद रखिएगा, आईपी ईपी मस्ट बी इक्वल टू ईएस आईएस। पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है जी, क्योंकि आइडियल है तो फ्लक्स इन प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी। ठीक है, तो ES वोल्टेज होगी, प्राइमरी में जो वोल्टेज पैदा होगी क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स। कहां पर? प्राइमरी में। और इक्वेशन 1 ES क्या होगा? समझ रहे? वोल्टेज इन सेकेंडरी क्या होगा? NS d phi s अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 2 बेटा जी, ES को EP से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? NS अपॉन NP, दैट इज K कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो K। ठीक है जी, अगर K एक से ज्यादा है इसका मतलब है कि NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, ये स्टेप अप होता है। K लेस देन 1 तो क्या होगा? ये NP NS लेस देन NP, क्या कहेंगे इसको? स्टेप डाउन। एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन। ठीक है जी, K का मतलब समझ लग गया? वोल्टेज क्या होती है? फैराडे का लॉ क्या था? d∅dt। नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली फ्रॉम फैराडे लॉ आया है। वोल्टेज कितनी होती है? ओके, ये कहां से आया जी? फ्रॉम फैराडेज लॉ। ओके, इसमें बेटा रेजिस्टेंस भी होगा, इनपुट रेजिस्टेंस भी होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस भी होगा। वो भी यहाँ पर ओम्स लॉ इक्वली वैलिड है, ओम्स लॉ भी लगेगा बच्चे। ठीक है जी, क्लियर? एफिशिएंसी क्या होती है जी? क्योंकि आइडियल पढ़ रहे हैं तो 100% एफिशिएंसी रहेगी, पर वैसे एफिशिएंसी क्या है? ईटा, ये आउटपुट पावर ईटा, ईटा सिंबल है ईटा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। आउटपुट, जैसे मैं तुम्हारा 20 नंबर का टेस्ट लूं और तुम कितने नंबर उसमें लेते हो, इसको तुम परसेंटेज कहते हो, यहाँ पर हम उसको एफिशिएंसी कहते हैं ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ईटा, एन को बड़ा कर दीजिए, ईटा एफिशिएंसी मतलब कितना आउटपुट मिला और कितना हमने इनपुट दिया, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। बेटा कितना आउटपुट दिया मिला और कितना हमने इनपुट दिया, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। समझ में आया बेटा? आगे बढ़ो। इतनी ही इसकी थ्योरी है, पेपर में आता है तो ये सुंदर सा डायग्राम इतना ही लिखना है आपको ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग। ये थ्योरी है, इसका न्यूमेरिकल बड़ा बढ़िया है बेटा, एनसीईआरटी से भी करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, और मैं आपको या तो एक्स्ट्रा 2-3-4 न्यूमेरिकल लगाने हैं क्योंकि पेपर में आ जाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल करवाता हूँ अभी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप ऑफ लॉसेज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफार्मर। आइडियल तो होता नहीं कुछ भी, तो कहां कहां तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है? लॉसेस, वेरियस लॉसेस ट्रांसफार्मर के साथ कौन कौन से लॉस एसोसिएटेड हैं, इस बात को हम
समझते हैं। ठीक है जी। ओके, ट्रांसफार्मर के साथ कौन कौन से लॉसेज एसोसिएट हैं, इस बात को हमें बेटा समझना है। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट। तेल जो गर्म होता है वो सारी एनर्जी वेस्ट होती है ना। हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू passage of current in coils। भाई कॉइल्स में करंट पास कर रहे हो तो हीट तो होंगी ना वो, तो बच्चों क्लियर। आगे चलो, दूसरा है जी, ट्रांसफार्मर के पास में जाएंगे तो आवाज आती है। वो आवाज क्यों आती है, इस बात को सुन लीजिए। जो कोर है, जो आयरन हम यूज कर रहे हैं, जब ये पूरा मैग्नेटाइज होगा और फिर डीमैग्नेटाइज होगा, हिस्टैरिसीस याद कीजिए, जब पूरे डोमेन्स पैरेलल हो जाएंगी और जब वो बिल्कुल आप कहेंगे कि अनरैंडम हो जाएंगी, दोनों केस में थोड़ा सा लेंथ में फर्क पड़ता है। तो कोर की लेंथ है जो लोहे की, वो थोड़ी घटती बढ़ती रहती है। जब वो कोर अपनी पॉइंट पे ऐसे ऑसिलेट करेगी तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पैदा करती है जिससे आवाज आती है। वहां कोई गला तो लगा नहीं है जो आवाज निकालेगा। ट्रांसफार्मर में हमने कोई स्पीकर नहीं लगा रखा। अगर कभी आपने देखा हो, खेत में गए हो बेटा, और कुछ ऐसे बड़े बड़े खंबे होते हैं लोहे वाले, तारें जा रही होती हैं इनमें, हाई वोल्टेज लाइंस, इनके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत जैसे मक्खियां भिनभिना रही हैं ऐसी आवाज आती है, पहला। दूसरा, इनके नीचे, बिल्कुल नीचे जाकर अगर आप कोई रेडियो ट्यून करेंगे तो वो सिग्नल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको आवाज ही नहीं आएगी, क्योंकि ये जो तारे हैं ये खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती हैं। आप ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हो, बात मैं पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर ही ऑल्टरनेटिंग करंट का है। तो आप देखो कि आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 बार डोमेन को राइट हैंड साइड होना है, 50 बार, तो टोटल मूवमेंट क्या होगी 100 टाइम्स, और आप 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज को सुन सकते हो, इसीलिए वो हमिंग वॉइस। ठीक है, तो लिख दूं यहां पर, नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मर। क्यों आती है डिटेल बता दी मैंने। नेक्स्ट है बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस। भाई आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, हर साइकिल में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच साइकिल ड्यू टू हिस्टैरिसीस। ओके, चौथा हिस्टैरिसीस, आईएच कर्व नहीं बनाया था हमने, हिस्टैरिसीस कर्व। नेक्स्ट है बच्चों फ्लक्स। हम कहते हैं पूरा ट्रांसफर हो गया, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। फ्लक्स लॉस इन एयर। ठीक है जी, बहुत हो गए 4 पॉइंट। हीटिंग इफेक्ट आप कॉपर में कह सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट आप एडी करंट्स इन द आयरन। भाई एडी करंट्स मिनिमाइज कर दिए हैं, क्या जीरो कर दिए हैं, लॉस तो होगा ना एनर्जी का। तो लॉस ड्यू टू
बहुत है बेटा, 1 या 2 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, याद रहेगा जी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन। ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा यूज है बेटा, इट इज यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन। ये पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है। ठीक है जी, ये पावर ट्रांसमिशन में बेटा यूज होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से इसका यूज समझ लेना। इसके पास एबिलिटी है, ये लो वोल्टेज को हाई कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो। अब आप सोचकर देखिए कि पावर क्या है, V इंटू आई। जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, और जब करंट बढ़ेगा तो पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर बेटा कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी। समझ में आया? तो पावर इतनी ही रहती है, पर किसको पड़ता है, वोल्टेज और करंट को। वोल्टेज और करंट को फर्क पड़ता है। तो सपोज कीजिए कि हमारा ये एक स्टेशन है, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है। पावर जनरेटिंग स्टेशन, जैसे भाखड़ा डैम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बठिंडे का थर्मल पावर प्लांट था जो भी बंद हो गया, ये सभी क्या है, पावर जनरेटिंग स्टेशन। एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझना। मान लीजिए कि यहाँ पर जो पावर है, मान लेते हैं 11,000 वाट की है। कितनी है जी, 11,000 वाट की पावर है बेटा, और ये हम तारों में ट्रांसमिट करना चाहते हैं। पावर V इंटू आई होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा I मैं मान लेता हूँ 50 एम्पियर है, और वोल्टेज 220 वोल्ट जो हमने पैदा की है, जो आपके घरों में आती है, जो आपके घरों में आती है बेटा पावर। अब अगर आप 50 एम्पियर का करंट तार में पास करेंगे, कितनी हीट पैदा होगी, हीट produced in transmission lines। तो लाइंस ट्रांसमिशन के लिए होती हैं, उनमें हीट क्या पैदा होगी बेटा, 50 का स्क्वायर RT। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बोलो 50 का स्क्वायर। ठीक है, हीट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पता है ना? तो जो यहाँ पर हीट पैदा होगी 50 का स्क्वायर RT, T टाइम है, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स। तो भाई ये तो इतना ज्यादा लेंथ है, हम पावर को बहुत दूर दूर तक लेके जाते हैं, तो हमारी तो सारी पावर है वो हीटिंग में ही वेस्ट हो जाएगी। तो ये तो ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो क्या करें इसको, अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर क्या लगा दें, पास में पैदा होते ही क्या लगा दें, स्टेप अप लगा दें। क्या लगा दें बेटा, हम लगा देते हैं यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। करंट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर मैंने वोल्टेज कर दिया 11,000 वोल्ट, तो आई कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। क्योंकि P क्या होता है, V इंटू आई। P क्या होता है, V इंटू आई। तो 11,000 इक्वल्स टू 11,000 इंटू आई। व्हाट इज आई, 1 एम्पियर। आई क्या होगा, 1 एम्पियर। तो अब बताओ यार कि जो अगली ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, इसके बाद जो लाइनें जा रही हैं, उनमें जो ट्रांसमिशन हीट कितने गुना कम हो गई, 2500 टाइम्स कम हो गई। अगर यहाँ पर वही हीट निकालेंगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर
R इंटू टी, रेजिस्टेंस तो कम हो ही नहीं सकती। समझ में आया? तो कितना बढ़िया काम किया है ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज अप करके। तो ऐसे हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू ट्रांसमिशन। आपके शहर में पहुंच के क्या लगा दें आप, क्या लगा दें? स्टेप डाउन लगा दीजिए। क्या कर देगा स्टेप डाउन दोबारा से? करंट ऊपर डाल देगा, वो वोल्टेज कम करेगा। डिजाइन होते हैं इस तरह से, क्या लगा दें? स्टेप डाउन लगा दें। Yes, sir. यहाँ क्या लगा देंगे? स्टेप डाउन। और ये क्या है? आपका होम टाउन, जहां पर आप चाहते हैं कि भाई लाइट मिले, टारगेट तुम्हारा। ये वायर हो गई जी। तो यहाँ पर ये वापस स्टेप डाउन क्या कर देगा? वापस से 220 वोल्ट कर देगा। आई क्या होगा? 50 एम्पियर। तो आपको समझ में आया व्हाट इज यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? अच्छी तरह समझ में आया सबको भाई? तो मेन पॉइंट है ट्रांसफार्मर है हम डीसी में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीसी में करंट चेंज नहीं होता तो फ्लक्स पैदा ही नहीं होगा। लिखिए बोल्ड लेटर्स में, ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज्ड इन डीसी। नोट डाल के, नॉट यूज्ड इन डीसी, नॉट यूज्ड इन डीसी। ट्रांसफर हमेशा अल्टरनेटिव करंट में लिखते हैं। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, बिकॉज कि वहां पर कोई करंट ही नहीं, फ्लक्स करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। नॉट यूज्ड इन डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर नहीं है, वो अलग से पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ये क्या है? चेंजर है। ठीक है? कहाँ यूज होता है? पावर सिस्टम बता दिया, रेडियो, टेलीविजन, लिख लीजिए टेलीग्राफ, मैक्सिमम डिवाइसेस में यूज होता है ये। पहले चलते था, छोड़ो, जितने भी हैं हर जगह पीसी में यूज होता है। महात्मा गांधी ने भेजा था टेलीग्राफ पुराने जमाने में। हाँ वही ना, ये पुरानी बातें कर रही है। पुरानी बात। पहले हर जगह सिग्नल, बेटे टेलीफोन नहीं होते थे, तो जब टेलीफोन की स्टार्ट हुई थी कुछ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट फोन से वर्ड्स वहां आगे टाइप होके मैसेज चलाता था। मतलब डिस्ट्रिक्ट से गांव में कोई अर्जेंट भेजना है मैसेज आपको, तो यहाँ से कॉल करके वहां मैसेज भेजते थे, कॉलिंग का रेट पड़ता था, वहां वो मैसेज कार्ड में प्रिंट होता और डाकिया उस कार्ड को लेके आपके घर में पहुंचा देता। फिर सीधे सर वो मैसेज क्यों नहीं बोलते था? उधर नहीं होता था जैसे सिस्टम? अरे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉमन टेलीफोन हुआ करता था, वो सबके घर में वही टाइप, अर्जेंट है तभी भेजते थे कुछ वर्ड्स। ठीक है जी। कराऊं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसके? टॉपिक पूरा हुआ? बेटा कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका अगला टॉपिक है एसी जनरेटर, और फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, टॉपिक स्टार्ट होगा ऑल्टरनेटिंग करंट का। ओके? सर मैम जब स्टेप डाउन समझा रही थी तो ये तो बताया कि मैम ने करंट का और वोल्टेज का कुछ पता, और ये मुझे बताया था कि बोल रही थी बस स्टेप अप होता है स्टेप डाउन होता है, हमें समझ में आ रहा था जिससे बहुत ज्यादा करंट लो होगी फिर वो 220 वोल्ट आता है होता है बस इतना ही कॉलेज नहीं, आपको समझ में आया कि क्या क्यों ऐसा हो जाता है? आपका मतलब क्या है, डाउन का मतलब क्या है ना? क्या यूज है? ठीक है, देखो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवा दूं ढूंढकर, किस चैप्टर में ये, यहाँ वहां के न्यूमेरिकल करने के बजाय पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करते हैं।
पढ़ा किसी ने जी चैप्टर 6 में 7th में? ये 6 में हमें तो 7th में लग रहा भाई, तुम्हारी नॉलेज गलत है। सर 6 में जनरेटर और ये वाला- ट्रांसफार्मर दोनों। फाराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से कराओगे क्वेश्चन? बेटे एक मिनट में इससे करा दूं, फिर से आप लेता हूँ नोट। है इसके अंदर? ये इम्पीडेंस वाले हैं सर। इसको लग नहीं रहा मुझे, तो फिर कहाँ है ट्रांसफर? AC है सर, ये तो AC है। ये कहाँ आया? ये तो सर अल्टरनेट वो है AC। और यही ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मतलब कुछ टॉपिक अलग है, सर टॉपिक इसमें भी डलवाया है। हाँ देखो कहाँ किया है। धोखा दे दिया सर आज। ऑल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक है जी ये ट्रांसफार्मर। देख लीजिए आप ट्रांसफार्मर, आंखें खोल के चश्मे लगा के देख लें। हाँ जी, जनरेटर है इसमें। ट्रांसफार्मर्स वो तो रहा ट्रांसफार्मर। बोलना बंद करें। हाँ सर जनरेटर। ये बच्चों डायग्राम बनाई हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी दूर होती हैं तो फ्लक्स का ट्रांसफर कम होता है, ठीक है। एक ही जगह करेंगे तो फ्लक्स का ट्रांसफर ज्यादा होगा। करा दिया बेटा, ES EP सब बता दिया तुम्हें। ये हो चुका है जी सारा। अभी हमें ढूंढना है इसके में फ्लक्स लीकेज। देखो फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, एडी करंट्स, हिस्टैरिसीस, ठीक है, लॉसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन में AC स्टार्ट किया गया है। पर ये ऐसे सीधा ही क्वालिटी फैक्टर और व्हाटनेस को समझाना ये बात है। बेटा मैं एक मिनट न्यूमेरिकल ढूंढ, कोई दिख रहा है तो। सब जहाँ से करवाया उसके एग्जाम्पल वहाँ तो करवा देता हूँ, उसमें बुक से मिले, अच्छी बात है बेटे। हाँ जी, एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से ढूंढने में मिला है। ओ भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिला है 7.23। अभी मेरा कल मैं कराऊंगा AC जनरेटर और कल ही स्टार्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है अल्टरनेटिंग करंट्स का चैप्टर। छोटा टॉपिक ही है। AC जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है बेटे, मैं बता दूंगा आपको, वो आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। पूरा मैथमेटिकल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। न्यूमेरिकल अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन मैं उसको कुछ अलग ढंग से पढ़ाऊंगा जिससे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा पाओगे और कोई भी क्वेश्चन लगा पाओगे। पर वो मेथड मेरा अपना होगा। हम सब चीजों को एक तुक्का मेथड से करेंगे यार, ठीक है ना। सब सर्किट पहले है ना, ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, पहले आपका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बच्चों के लिए है, पर आप देखोगे कि यार ये तो बात ही बहुत आसान थी। लॉजिक से उसको याद करना शुरू करेंगे तरीके से, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स 4000 टर्न्स। बच्चों EP 2300 वोल्ट, NP 4000, ये टोटल टर्न्स है, कैपिटल NP। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी? NS पूछा गया आपसे,
टू गेट आउटपुट पावर, और ES क्या है 230। तो इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आएगा तुम्हें कभी। ES अपॉन EP NS अपॉन NP, करो सॉल्व जल्दी से। सर ये NP अपॉन NS मान रहे हैं कि इक्वेशन में दिखाने से ये नहीं हो सकता। कैसे? सर ये जो ES और EP है ना इक्वल टू NP अपॉन NS में दिखाया ना ना, ये उल्टा होता है हमेशा। उल्टा होता है ना, तो P हाँ जी। होगा ऐसे से। ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यार जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। ES है तो सामने NS ही आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो ना, वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो वो कभी हो ही नहीं सकता। आपने गलत उतारा है, मैडम की यहाँ कोई गलती नहीं है। अरे 20 साल से टीचर पढ़ा रहा है, वो थोड़ा भूल सकता है, ठीक है। 400 आ गए। ठीक है जी, आंसर आएगा सब क्लास आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, ये 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्लीज। लगाई तो थी पर आया नहीं आज रोशन। एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में कम से कम आएगा, लंबा क्वेश्चन है यार बच्चों। एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हेड इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर। एक भाखड़ा नंगल डैम है, 300 मीटर ऊंचाई से हम पानी नीचे गिरा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पानी के पास होगी, नीचे आके क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। उस पानी ने क्या करना है, टरबाइन घुमानी है, टरबाइन ने क्या करना है, जनरेटर घुमाना है, जनरेटर ने क्या करना है, वोल्टेज पैदा करनी है। जो डैम बना के, जो हिमाचल में आप देखो बहुत सारे डैम बने हुए हैं, तो वहां पर जो पावर प्रोडक्शन है वो फ्री में है। पानी इकट्ठा कर लिया, पानी पहाड़ों से गिर रहा है, अपने आप रोटर घूम रहे हैं। वो सबसे लो कॉस्ट पावर है, सबसे महंगी पावर है वो थर्मल पावर से जो हम जनरेट करते हैं कोल बर्न करके, ठीक है जी। या न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी पावर बहुत आसानी से और इजी मेथड से पैदा होती है। बट न्यूक्लियर वेस्ट इज अ, जो क्या कह सकते हैं हम कि वेस्ट है, वो बहुत डेंजरस रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा सेफ्टी बहुत चाहिए। हाँ जी, इंडिया में 8 जगह न्यूक्लियर रिएक्टर पार्क, बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया क्या है? कल पढ़ेंगे हम जनरेटर, थर्मल में ऐसा क्या पड़ा हुआ है जो लाइट को पैदा करता है, ठीक है जी। तो एंड द वाटर फ्लो अवेलेबल इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई पानी कितने रेट से बाहर निकल रहा है, गिर रहा है, 100 मीटर का क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड दे दिया ये। If the turbine generator efficiency is 60%, मतलब जो टरबाइन को मिल रहा है उसका 60 वो आउटपुट दे रहा है। एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट, तो उसका आउटपुट बताइए प्लांट का क्या होगा। तो आउटपुट तो वो तो 60/100 कर देंगे हम। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा इनपुट क्या है, पर सेकंड हमारा इनपुट क्या है। 300 मीटर से फेंक रहे हो, ठीक है जी। देखो आप यहाँ ध्यान से देखना, 7.24 आपने किसी हाइट से पानी फेंका, तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या चाहिए, और ये क्या होगा mgh, जो हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी वही हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन क्या है कि ये न्यूमेरिकल तुमसे क्यों नहीं निकल पाता, ये न्यूमेरिकल आपसे निकल नहीं पाएगा। उसका ये रीजन है कि आपको पानी की वेलोसिटी नहीं पता, पहला। दूसरा, आपको पानी का मास नहीं पता, कितना पानी पर सेकंड नीचे गिर रहा है। ये दोनों कंसेप्ट हैं जो आपको क्वेश्चन निकालने नहीं देंगे ये। वरना आप देखो कोई लॉजिक आपको नजर आ रहा तो बताओ मुझे भी।
भाई टरबाइन पे कितना पानी गिर रहा है भाई, जो पानी गिरेगा वही तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अब पानी की डेंसिटी तो हमें पता है यार, ठीक है। तो 1-2 मिनट आप सोच लीजिए क्या है इसका कंसेप्ट, कि दिमाग में आता है तो ठीक है। आपको पता लगा कि आप एमजीएच क्यों क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा आपसे, कि जब तक पानी, कितना पानी गिर रहा है, उसका क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसका 60% ही तो आउटपुट आएगा। समझ में आया बेटा क्या प्रॉब्लम है? आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, चश्मा लगा ले बेटा तो दिख तो रहा नहीं कुछ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मास आंखें बंद कर रही है। फिर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मास फाइंड कर लेंगे और जीएच मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, कोई बच्चा कोशिश कर सकता है। सर 294 मेगावाट 294 निकाल भी लिया, मल्टीप्लाई तो 100 m³ per second। वो पानी का वॉल्यूम दिया है कि पानी है 1 सेकंड में कितना गिर रहा है, कहाँ गया, 1000 एक, पहले देखो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 1000 किलो होता है। आप समझो, सेकंड को भूल जाओ यार, 1000 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इतना दिमाग आप लगा ही सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास हियर, डेंसिटी पानी की इनटू वॉल्यूम। देखो भाई, आप नोट करोगे सारे बच्चे तभी मेरे पढ़ाने का फायदा, वरना इसको काट के नोट पैड पे ले जाऊं। बढ़िया क्वेश्चन है सर, वो 2 है। हाँ जी, क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में आ जाएगा। सर 10 into raised to 2 है वो। यहाँ से उठाते हैं। मेगावाट में चेंज कर। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी, देखो बेटा क्वेश्चन करवाने में टाइम लगता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 7.24। डिवाइड कर दिया 294 को 0.6 से डिवाइड कर दिया। भाई मेरी तरफ ध्यान दीजिए, व्हाट इज डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, मास फ्लोइंग ऑन टरबाइन पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम पर सेकेंड है बेटा, तो मास भी क्या निकलेगा, पर सेकेंड निकलेगा। 1 सेकेंड में मास कितना आएगा जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 10³ इंटू 10³ कितना आया, 10⁶ kg पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, नहीं मास आया ना बेटा, kg पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड में है। 1 सेकेंड में इतना पानी टरबाइन पे गिर रहा है, एकदम क्लियर, बोलो बोलो। किसकी यूनिट बच्चों, क्यों करेंगे, मास का क्या है, मास का केजी तो होता है। सेकंड्स तो वो हो गया ना। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं, या तो वो ग्राम पर सेकंड, ग्राम होगा ना, तो फिर वो केजी पर मिनट नहीं हो सकता। नहीं, वॉल्यूम का मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा ही है ना, चलेगा केजी मीटर क्यूब। भाई एक हर काम 1 सेकंड में करने लगो, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम में, टाइम 1 सेकंड भर दूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सर आप करके दिखा दो, उसके बाद क्या करके दिखाऊं बताओ, सॉल्व कर दो। सॉल्व ही तो कर रहा हूँ। तो सर कर
मास फ्लोइंग पर सेकंड आ गया जी, बोलो। मैं आपको 2-3 तरीके से एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। मास आ गया जी, सर मास निकाल के दे दीजिए। क्यों नहीं क्यों नहीं है? अगर आप हाफ mv स्क्वायर से करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए प्लीज, m की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी करोगे जरूरत पड़ेगी। अगर एक और फॉर्मूला है अल्टरनेट इसका पावर का, सर रो HG भी तो लगा सकते एच रो, ये कौन सा फॉर्मूला है? जो प्रेशर का फॉर्मूला है, ये तो प्रेशर का है बेटा ना। चलो इसका एक देखो जी, एक तो पहले सुन लो, हाफ mv स्क्वायर से निकल जाएगा mgh लगा के कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। दूसरा क्या अल्टरनेट है? दूसरा अल्टरनेट है, पावर क्या होती है देखिए, बोर्ड पे ध्यान दो, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। सुनिए बेटा, वो एक ही तरीका जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है। तो पावर क्या हुआ? पावर प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है? वॉल्यूम पर सेकंड आ गया। बोलो ये क्या है? ये चीज क्या है बताओ? ये चीज है वॉल्यूम पर सेकंड। क्या कह दिए? वॉल्यूम पर सेकंड। तो क्या निकल आया तुम्हारा? प्रेशर P इंटू V। क्या दिक्कत है बेटे? क्या दिक्कत बताओ, क्या आ रही है यहाँ पर अभी? तो पावर क्या हो गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड। प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड। कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, तो पावर हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है। अब पानी कितनी हाइट से गिर रहा है? पानी गिर रहा है h हाइट से, तो प्रेशर क्या होगा? h रो जी इंटू वॉल्यूम। ये क्या होगी तुम्हारी? इनपुट पावर। बेटा दो तरीके से निकल जाएगा, वो हाफ mv स्क्वायर से भी निकल जाएगा, मैं उससे भी आपको निकाल के दिखा दूंगा क्या आंसर आएगा। हाँ जी, ये अलग मेथड है बेटा, वो हम हाफ mv स्क्वायर लगा रहे थे, आप तब प्रेशर लगा रही हैं। दोनों पहले हम क्या कर रहे थे? हाफ mv स्क्वायर से सॉल्व कर रहे थे। अब जो बच्चे रट्टा मारना चाहते हैं, पावर क्या कर सकते हैं? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सीधा शॉर्टकट याद कर लीजिए। पावर क्या है जी? प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकंड। यहाँ लिख दो वॉल्यूम पर सेकंड, पता ना आपको? ये क्या है? वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है। तो व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या थी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो व्हाट इज ये ईटा क्या दिया है? 60% को हटा दो, बाई 100 कर दो, 6/10 आ गया, मतलब 3/5 आ गया। तो व्हाट इज आउटपुट पावर? 3/5 इंटू इनपुट पावर। तो 3/5 इनपुट पावर कितनी थी बच्चों? h रो जी इंटू वी। h कितना है? 300 h रो जी इंटू वी। तो ये 3/5, h कितना है? 300, रो कितना है? 10⁻³ g कितना है? 9.8 और वॉल्यूम कितना है? 100 10⁻³ था, 1000 था। सर 100 है, गिवन है क्वेश्चन। वॉल्यूम वॉल्यूम कितना दिया है? 100 100। तो जी की वैल्यू की रखी जी भी भर दीजिए। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा आंसर आपका? सॉल्व करके आता है बेटा 1.764 इंटू 10⁻³
8 वाट या 1.764 इंटू 10 की पावर 2 मेगावाट। 10 की 6 को मेगावाट कहते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 176.4 मेगावाट, 174.4 मेगावाट। ठीक है जी, क्लियर? समझ में आया जी एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्या है जी, कैसे निकालना है आपको क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हाफ एमवी स्क्वायर से भी बेटे हो जाता, उसमें मैं एमजीएस निकाल के कितना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी उसका 60% लगा देता बेटे। ये भी इजी है, इसमें प्रेशर इनटू, इसमें कन्वर्जन का मैं पावर, ये याद कर लीजिए पावर क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर सेकंड। कितनी बात याद रखनी पड़ेगी, नोट कर लीजिए प्लीज। आगे करें, टाइम तो हो गया जी। तो एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन हैं, लिखिए होमवर्क में बेटे, होमवर्क में लिखिए एनसीईआरटी कितना, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 ये आपको घर से करके आने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जरूर करके आना दोनों क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है।